नमस्कार। प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से लीला मैम, कक्षा 9 क्षितिज भागवन गद्य खंड का पाठ 6 हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते। पार्ट 1 में उनकी रूपरेखा और उनके पहनाव का वर्णन किया। अब पार्ट 2। लेखक कहते हैं कि तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो महंगे के कोट से वह दिखाई करते हैं और महंगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगने नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इन से चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। तो लेखक कहते हैं कि फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। अगर फ़ोटो का महत्व समझते होते तो किसी से ये जूते उधार मांग लेते या पहनने के लिए ऐसे ही मांग लेते। फ़ोटो खिंचाने के तो लोग क्या क्या नहीं मांग लेते, यहाँ तक कि अपनी बीवी तक उधार मांग लेते हैं। और इत्र छाँटने से फ़ोटो में खुशबू आ जाते हैं और गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो में से भी खुशबू देने लगती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहल कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में कीमती टोपी से भी ज़्यादा जूता हो गया है कि टोपी की कीमत कम होती जा रही है। कहने का मतलब जो ऊंचे लोग हैं टोपी से कीमती जूता कम होता जा रहा है, क्योंकि टोपियाँ का मतलब है ऊंचे लोग या पैसेदार और जूते का मतलब यानी नीचे लोग यानी गरीब लोग। इससे ये अनुभव है कि जो टोपियों पे न्यौछावर करते हैं यानी जो पैसे वालों पे न्यौछावर होते हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यो ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिरा और पैनी मिट्टी पूरा पंजा छिल जाएगा मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो लेखक को समझाना चाहते हैं कि जो बाहर के नहीं दिखाई देता है और अंदर सुरक्षित है, इसी तरह जूते की जो उंगली ढकी है लेकिन पंजा घिसा हुआ है, पर्दे का महत्व यानी जो बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, एक तरह का पर्दा है, लेकिन जो अंदर है, अंदर की बातें वो कोई नहीं पहचान पाता है। हम इसी पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई जिन्नी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई?
क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है, वही मुस्कान मालूम होती है। यानी अनेक उदाहरण देकर उनको ये बताते हैं कि मुस्कान का पता नहीं चल रहा है। लेखक कहते हैं कि तुम्हारे जूते फिर देखता हूँ कैसे फट गया है। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। उससे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जावत पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। यानी आने जाने से जूते घिस गए हैं और हरि का नाम बिख लेते गया हूँ। और ऐसे बुलाकर देने वालों के कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको कारवे परे सलाम। कि जिनको देखकर दुख उत्पन्न होता है उनको सभी सलाम करते हैं। चलते से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? तो लेखक को लगता है कि किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जब परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उससे बचकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता था। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती। कहने का मतलब यह है कि जो जिंदगी में कठिनाई आई है, तो उन कठिनाइयों का सामना करने के बदले तुम साइड से या अलग से होके निकल सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने उन मुसीबतों का सामना किया और फिर आगे बढ़े। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो हीरो के ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उसे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। लेखक समझाना चाहते हैं कि जो नियम धर्म है वो एक तुम्हारी जंजीर सी बन गई है, लेकिन उस जंजीर से अलग होकर तुम्हें मुस्कुरा रहे हो, यह तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कुराहट भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सब पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए तलवा किसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकार कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम यह कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकाल आई, पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तो उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। ऐसा लेखक कहते हैं कि जो तुमने बताया उसके अनुसार तुम समझ गए कि उंगली बाहर निकालना आई लेकिन पाँव बच गया। यानी मैं मुश्किलों के सामने झगड़ा, उनसे मुसीबतों में लड़ा और फिर मैं आगे बढ़ा, लेकिन तुम लोग उन मुसीबतों को अलग निकाल के यानी साइड से बाजू से निकलकर चले गए हैं। इसीलिए तुम तलवे को नाश कर रहे हो, यानी अपनी बात समझ नहीं पा रहे हो और तुम कहते हो कि उंगली का इशारा समझता है। इस तरह व्यंग भरी मुस्कान लेखक की तरफ इशारा करते हैं और लेखक उनको समझना चाहता है। थैंक यू।